हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल नई एक सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से लेकर चलूँगा ताकि क्या हो सके, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यदि कोई भी डाउट, डिलेमा है, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी क्लासेस रहेंगी। और ये पहला पार्ट है, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। आगे आने वाले पार्ट होंगे 2, 3, 4, 5। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे ट्विंस बेबी क्या होते हैं, किस तरह से ऑयल जैपर का काम है। बायोटेक्नोलॉजी में भारत ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और जब हम लोग इंडिजिनाइज्ड टेक्नोलॉजी मतलब घरेलू तकनीक की बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया एक लीडिंग कंट्री के तौर पे आता है। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी सिलेबस में मेंस में और प्रीलिम्स में, विशेषकर मेंस में, इंडिजिनाइज्ड टेक्नोलॉजी जो घरेलू तकनीक है उन पर सबसे ज्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत ने अपने लेवल पर क्या क्या बनाया। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो है 3 पेरेंटल बेबी क्या होता है, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज क्या है। और विशेषकर जब से ये पैंडेमिक हुआ है कोविड-19, उसके बाद तो बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ना, इंद्रधनुष एटसेट्रा, तो बहुत सारे मल्टीपल सेशन पे हमको चर्चा करनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की यदि आपकी नींव स्ट्रांग है तो आपको डेफिनेटली एक अपर हैंड, एक अपर एज मिलेगा इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस होल टॉपिक। और डेली बेसिस पर मैं आपके लिए क्लास लाने वाला हूं ताकि आपको मैं इसको कंप्लीट भी करवा सकूं। सो आर यू रेडी और नॉट? चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स कंटिन्यू विद इट। और देखिए तो देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एज वेल एज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की क्लास को शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यूपीएससी सीएससी के लिए इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी। तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर आपके 5 से 6 लेक्चर्स आएंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैंने इसको पढ़ाया है। बहुत सारे एमसीक्यूज बायोटेक्नोलॉजी पर मैंने समय समय पर कवर किए। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ डेटाबेस, तो सब कुछ मिलता है। यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और यहाँ पर जितनी भी फ्री क्लासेस है, आप उसमें मेरा रेफरल कोड RPSir10 का प्रयोग करके और कॉम्बैट में प्राइसेस जीत सकते हैं। तो बहुत सारे जो सेशन है, आप फ्री स्पेशल क्लासेस जब भी देखना चाहें, आप किसी ने भी एनरोल करें, यूज दिस रेफरल कोड RPSir10। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ टॉप नॉच एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स हैं यहाँ पर, देख लीजिए। और इन सभी की मदद से आप एक सीरियस जेन्युइन अटेम्प्ट दे सकते हैं अनअकैडमी पर। थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप लोग दोस्तों प्लस के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। और यहाँ पर 49,500 आफ्टर अप्लाइंग माय रेफरल कोड RPSir10 आपको वो कोर्स में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप लोग यदि प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ कमी लग रही है कि सर हम अभी पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सारे मोड सजेशंस बताऊंगा कि भैया आप इस तरह से एक, देखिए एग्जाम इज ऑन योर हेड। बिल्कुल 27 जून को पेपर है। इवन आप अगले साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप अभी से इस एग्जाम को टारगेट करेंगे तभी आप इस एग्जाम में बिल्कुल सफल हो पाएंगे। तो RPSir10 इज माय रेफरल कोड। यहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है आपको। तो देखिए, यहां पर आप लोग आसानी से तैयारी भी कर सकते हैं। और आपको लगे कि नहीं सर और भी कुछ मदद हो, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। जब भी आप यूज करें, मेरा रेफरल कोड मुझे जरूर मेंशन कर दीजिए वाया अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसी तरह से आइकॉनिक में आपको पर्सनल डेडिकेटेड कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है।
1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर के कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो अनिल कुमार गुप्ता और गौरीराज, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, स्वागत है आप सभी का। तो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड और आप प्रेफरेबली 2 इयर्स का कोर्स परचेस करेंगे। भारत के टॉप नॉच एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है और इसी प्रकार से डेडिकेटेड ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी हैं। भारतवर्ष के टॉप नॉच ऑप्शनल के डेडिकेटेड एजुकेटर्स ही आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो 1 ईयर की फीस, 2 ईयर की फीस, 3 इयर्स की फीस, और ये कभी पे मत कर देना, क्योंकि इफ यू विल यूज माय रेफरल कोड दिस डिस्काउंट एंड एडिशनल हेल्प ऑल्सो फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो यस, बायोटेक्नोलॉजी को पूरे डिटेल में कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस यहां पर हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये शब्द बना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो बायो जहां भी शब्द आए इसका मतलब होता है जीवन, लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक। मतलब ये कि बायोलॉजी मतलब जीवन का जो अध्ययन है और टेक्नोलॉजी को इससे जोड़ दिया जाए। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है? यस, है ना गौरी, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है तो वो देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है? टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके अलावा हम लोग जब भी डीएनए आरएनए का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, और हम लोग कई बार क्या होता है फॉरेंसिक जांच जो है, तो हमें सबसे पहले आधारभूत बायो जीवन के बारे में पता हो और टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है और इसमें भारत इतना लीडिंग पोजीशन पर कैसे चला गया? तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दुनिया में सबसे पहले भारत में ही स्थापित हुआ था। है योगिता दास, गुड मॉर्निंग बेटा। तो जीव विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके उपयोगी उत्पादों, प्रक्रियाओं को बनाने और जीवांश या जीवों में अपनी जरूरत के अनुसार बदलने में सक्षम जो बनाने वाली तकनीक है वो है बायोटेक। अब देखिए, हमारे इस पूरे प्रकृति में, नेचर में बहुत सारे उत्पाद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे सूक्ष्म जीव। अब देखिए, हम लोग बैक्टीरिया, जीवाणु से, विषाणु से, और कई बार हम लोग फंगस से हम लोग एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, एंटीडोट्स बनाते हैं हम लोग सांप के, है ना, एंटीडोट्स बनाते हैं सांप के जहर की मदद से। तो ये सभी क्या चीज है? दीज ऑल आर बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? जीवांश, है ना, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उन सभी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? जैव तकनीक। और यही जैव तकनीक कहलाती है ताकि मानव का जीवन, देखिए, यदि आपसे कभी कोई पूछे कि साइंस का काम क्या है, तो साइंस का काम है मानव के जीवन को उन्नत करना, उसको अपग्रेड करना। वहां पर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक मेथड्स की मदद से हम लोग नित्य नए आयाम और इस जीवन को आसान और सुलभ बनाना। तो आप देख लीजिए फॉरेंसिक साइंस में, चाहे आप देख लीजिए किसी भी व्यक्ति को यदि रोग है, जेनेटिक डिजीज है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, एंटीवेमिनस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेमन का मतलब क्या है? वेमन का मतलब जहर। तो बिल्कुल सही बोल रही है योगिता। तो इस तरह से जो उपयोगी पदार्थ हैं, अब देखिए, हम लोग अपनी लाइफ में इतना लंबा चौड़ा साइकिल है, और यहां पर बायोटिक, एबायोटिक दोनों ही चीजें, उनका यदि प्रॉपर साइकिलिंग करके हमारे जीवन में पता नहीं कितने सारे आयामों में, अलग अलग स्तर पर हम लोग इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आशुतोष शर्मा, वेलकम यू एंड नमस्कार। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बायो रेमेडिएशन। देखिए, बायो का मतलब जीवन, जीव, और रेमेडिएशन का मतलब क्या है? उपचार करना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जैव उपचारण, जैव
उपचारण मतलब क्या है? मतलब देखिए, भारत वंशियों ने, इंडियंस ने ऑयल जैपर बनाया इंडिजिनाइज्ड टेक्नोलॉजी की मदद से। और कई बार आप देखते होंगे समुद्र में जब बहुत बड़े बड़े शिप्स, कई बार क्या होता है वो पलट जाते हैं, या उनमें जो ऑयल लेकर जाया जा रहा है वो ऑयल स्पिल्स हो जाता है। आपको पता होगा उसे क्या बोलते हैं? ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स। और ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या है? पूरे समुद्र में वो तेल फैल जाता है और उसको खत्म करने का कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए एक बात, कि यदि ये समुद्र की सतह है और यहां पर यदि पूरी जगह पर ऑयल स्पिल हो जाएगा, समुद्र में पूरी तरह से तेल फैल जाएगा, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, आपको पता है ना, पानी और तेल दोनों की सतह अलग अलग रहती है। ऑयल की सतह बिल्कुल अलग रहती है, पानी की सतह अलग रहती है, और सूर्य का जो प्रकाश नीचे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता। कुछ जलीय जीवों के साथ ये समस्या आ जाती है कि ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाती है। अब इतना सब कुछ होने पर पूरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता के साथ क्या होगा? और जैव विविधता पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो जाएगी। और यहीं पर O2 ऑक्सीजन का रोल, सूर्य की किरणों का रोल होता है, और इसीलिए हमने 4 अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं का सम्मिश्रण करके हमने ऑयल जैपर बनाया। और वो जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं? समुद्र के ऊपर की तेल की जो लेयर बन गई है वो कई किलोमीटर्स में, कई 100 किलोमीटर्स में फैल जाती है। मतलब 100 किलोमीटर्स तक जैव विविधता तंत्र पूरा प्रभावित हो जाता है। और ये सभी क्यों हो रहा है? मानव ने जो इतनी तेजी से ग्रोथ की है उसमें आजकल डिमांड एंड सप्लाई का चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मानव तो कहीं पर भी अपने लिए कुछ भी चीज रोकना नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति में लाखों लाखों जीवों को हमारे से परेशानी हो रही है। यस और नो? तो ऑयल जैपर का मतलब वे जीवाणु जिन्हें ये बोरे में भरकर रखते हैं हम लोग, और हम लोग समुद्र की सतहों पर डाल देते हैं, और ये जीवाणु अपने आप उस फैट, वसा, ऑयल को डाइजेस्ट कर देते हैं और समुद्र को क्या कर देते हैं? वापस से प्योरीफाई कर देते हैं। इन केस कभी भी कोई भी यदि किसी भी प्रकार का ऑयल स्पिल हुआ है समुद्र में, तो यहां तक बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि बायो रेमेडिएशन एक होता है प्राकृतिक रूप से बायो रेमेडिएशन, जिसमें क्या होता है? सरसों का जो पेड़ है वो कई सारे खतरनाक मेटल का संचयन कर लेता है और हमारी प्रकृति को संरक्षित करता है। तो इस प्रकार के कई सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, फंगस इत्यादि। अब फंगस का क्या काम है? फंगस जो है वो सड़ी गली चीजों को, उनको क्या कर देती है? उन्हें रिसाइकल करने का काम करती है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीवाणु यहां पर क्या करते हैं? एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन की मदद से बायो रिमेडिएट करते हैं और हमारी प्रकृति को शुद्ध बनाते हैं। यस और नो? सो दीज ऑल आर द पॉइंट। और यहीं पर एक और चीज देखिए, ये हो गया बायो रेमेडिएशन। दूसरा है बायो रिएक्टर, और यहां पर आ रहा है शी मीट, मतलब शीप मीट। देखिए आजकल क्या है, हम सभी लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी की बहुत बात करते हैं, नैतिकता की जीवन में बहुत बात करते हैं, और हम लोग इतने सारे जीवों को मार रहे हैं। तो आने वाले समय में लैब में सभी जीव जंतुओं का मांस बन जाएगा अननेचुरल तरीके से, और उसे ही बोल रहे हैं बायो रिएक्टर, शीप मीट, ऐसे शी मीट, MEAT, इस तरह से। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है, राइट? तो जैव तकनीक, गुड मॉर्निंग NK, नमन, आशुतोष, नमस्कार। आई थिंक आपको सारी बात एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो भारत का ये संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा चर्चा में रहता है, ऑयल जैपर। ऑयल जैपर क्या होते हैं? इन 1996 में टेरी डेवलप्ड अ बैक्टीरियल कंसोर्टियम टू डिग्रेड crude oil from oil contaminated soil, only sludge etc.
और यहां पर देखिए एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो नाम आपको जरूर याद रखना है। और उन व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर बनवारी लाल। ये डायरेक्टर है टेरी के, है ना, टेरी के ये डायरेक्टर है। और आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो मुझे बता दीजिए टेरी की फुल फॉर्म क्या है? TERI। और डॉक्टर बनवारी लाल जी के द्वारा 1996 में कंटेमिनेटेड सॉइल या फिर क्रूड ऑयल वगैरह कहीं पर गिर जाए समुद्रों में, तो उसको हम इस प्रकार के बोरे में 4 अलग अलग जीवाणु होते हैं, है ना, पेटेंटेड प्रोडक्ट है ये, है ना, और इसको बनाया गया, राइट। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज ऑयल जैपर? ऑयल जैपर क्या होता है? इट इज अ कंसोर्टियम। यदि आपको मुझसे संपर्क करना है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, चलिए, तो इट इज अ कंसोर्टियम फॉर 4 बैक्टीरियल स्ट्रेन। मतलब बैक्टीरियल स्ट्रेन का मतलब क्या है? ऐसे जीवाणु का स्ट्रेन, 4 अलग अलग जीवाणु को मिलाकर, ईच बैक्टीरिया फीड ऑन डिफरेंट लेयर ऑफ क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल का भी लेयर बनेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तो देखिए वैक्सी एलिमेंट, जो वैक्सी का मतलब क्या होता है? जो मोम जैसा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जीवाणु खाने वाले अलग होते हैं। जो सुगंधित एरोमेटिक कंपोनेंट है और खतरनाक बेंजीन कंपाउंड है, उसको खाने वाले दूसरे प्रकार के। देखिए जब भी कभी कोई रिसर्च होती है, तो पहले उसके सभी रिसर्च वाले पार्ट पर काम होता है, और उसके बाद पता किया जाता है कि कहां कहां पर चीजें हों कि हम लोग अलग अलग प्रकार के। तो देखिए वैक्सी एलिमेंट, एरोमेटिक कंपोनेंट, NSO मतलब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपको पता है क्रूड ऑयल में नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड होते हैं। और एस्फेल्टीन ऑफ टार। तो ये सभी जो पॉइंट हैं, इन सभी के लिए 4 अलग अलग प्रकार के जीवाणु बनाए, और उन्हें क्या करते हैं, जहां भी समुद्र में ऑयल स्पिल होता है वहां पर छोड़ दिया जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने दोस्तों। एक तो है वैक्सी एलिमेंट, दूसरा है NSO, है ना, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तीसरा है बेंजीन, और चौथा है एस्फेल्टीन जो टार के तौर पे होता है। इट 10, और इसीलिए ये डिग्रेड्स द टोटल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, और इसीलिए क्या करता है, पूरा जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन है उसको खत्म करने में, मतलब क्रूड ऑयल जो समुद्र में फैला है उसकी चारों अलग अलग लेयर को ये फिनिश करने में मदद करता है। ठीक है, और फाइनली ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो उपापचयी प्रोसेस है, उसकी मदद से इस हैजार्डस सब्सटेंस को, ये खतरनाक पदार्थ को कन्वर्ट कर देते हैं जल में और वाटर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड में ये तब्दील कर देते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। चलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? कंफर्म कर दीजिए, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ऑयल जैपर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इसी प्रकार से शीमीट बायो रिएक्टर पे हमने बात की, आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स मिलने वाली हैं अभी। यह एक उभरती हुई बायोटेक्नोलॉजी जो है, वो अपने आप में एक उभरती हुई तकनीक है। भारत इस टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उत्पाद के तौर पे 8% बायोडाइवर्सिटी, दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी अकेले भारत में है। तो दुनिया में जीव जंतु, पेड़ पौधे, संपदा इत्यादि ओवरऑल बात करें तो टॉप 10 बायोडाइवर्स देशों में, टॉप 10 जैव विविध देशों में भारत का रैंक भी आता है। सो ज्ञानदीप कुमार प्रजापति, गुड मॉर्निंग। यस, क्लियर है युक्ता, बहुत बढ़िया भाई। तो ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी ही चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से सूचना का भी आदान प्रदान हो सके। अब देखिए आपको पता होगा कोरोना के केस में लगातार जो इसका वायरस था, कोविड-19 का जो SARS-CoV-2 वायरस, इसने अपने लगातार स्ट्रेन को बदला। स्ट्रेन का मतलब क्या है, अपने जो
अपने जो आरएनए डीएनए उसके उसके पैटर्न को बदलता रहता था। और इसीलिए हमने दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स में पहले प्रोसेसिंग की कि कितना तेजी से इसमें बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के अनुरूप ही हमने क्या करा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया। तो हमें आईटी, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है वो भी उसके स्ट्रेन को प्रॉपरली डिकोड करने में सक्षम नहीं था। तो उसके बाद में बात आई विजय पांडे लैब की। आप में से कितने लोगों ने ये नाम सुना है, विजय पांडे लैब? आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है? अमेरिका में ये लैब स्थित है। और विजय पांडे लैब के जो है ना, विजय पांडे मतलब इंडियन ही है ये ओरिजिन, और इन्होंने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को ये बोला कि आप लोग सभी, जैसे मेरा लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, आपके बड़े हाई प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं, उन सभी की मदद से क्या किया जाएगा, इसके स्ट्रेन को पता किया जाएगा। देखिए एक सुपर कंप्यूटर हो, उसकी क्षमता आपको पता है, और हम लोग कई करोड़ में, कई लाख में लैपटॉप्स को न्यूरल नेटवर्क की मदद से कनेक्ट कर देंगे तो हम आसानी से उस वायरस के स्ट्रेन को, जो बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, उसे पकड़ सकते हैं। सो वेरी गुड, यहां पर गौरी ने आंसर दे दिया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो देख लीजिए टेरी का आंसर आ गया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। सो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेरी। ठीक है, चलिए विजय पांडे लैब का आपने नाम सुना है, बहुत बढ़िया। तो इस क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है ना। आईटी के सेक्टर में भारत ऑलरेडी इंप्रोवाइज्ड है, और हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में भी इनपुट्स बहुत अच्छे हैं। हम दुनिया में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, जैसे 1990 में शुरू हुआ, उसी तरह से भारत भी अपने लेवल पर बहुत सारे जीनोम प्रोजेक्ट को संचालित कर रहा है। तो आईटी के कारण भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इस क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा है, और उसमें अधिक संभावना है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में ग्रोथ रेट भारत बहुत तेजी से दिखा रहा है, क्योंकि आईटी के लिए हमें इनपुट आयात करना पड़ता है, जबकि बायोटेक के लिए इनपुट के लिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। अकेले दुनिया का 8% इनपुट किस बारे में, कि हमारे पास जब इतनी जैव विविधता है, इतना बायोडाइवर्सिटी है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा इनपुट्स तो पहले से ही है। तो भारत के 2 बड़े क्षेत्र, 25 बड़े, देखिए दुनिया में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। दुनिया में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, और ये जो टर्म हॉटस्पॉट आई थी, हॉट स्पॉट, इसको सबसे पहली बार किसने बताया था? नॉर्मन मायर्स ने। और हॉटस्पॉट होता क्या है? हॉटस्पॉट होता क्या है? नॉर्मन मायर्स ने ये टर्म दी थी। और हॉटस्पॉट क्या होता है? जैव विविधता के अंतर्गत ये आते हैं, और यहां पर बहुत तेजी से डिग्रेड, बहुत तेजी से 1500 ऐसी प्रजातियां होती हैं किसी भी हॉटस्पॉट में, जो केवल और केवल उसी जगह हों। इन्हें बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो ध्यान से सुनिए, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट मतलब है ऐसा स्थान जहां पर 1500 ऐसी पेड़ पौधे जीव जंतु की प्रजातियां हैं जो केवल और केवल वहीं पाई जाती हैं। और भारत में, ध्यान रखना, मैं आपको सुधरवा देता हूं, भारत में कुल 36 हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट भारत में आते हैं, और दुनिया का लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी भारत में है। तो हमें एक इनपुट तो यहीं से मिल जाता है। एकदम क्लियर है? चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में हॉटस्पॉट कहां है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो भारत में 4 जगह है। वेस्टर्न घाट, ये तो सबसे और देखिए हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है। यदि उन्हें नहीं बचाया जाएगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है उस पूरे प्राकृतिक क्षेत्र को। दूसरा है हिमालयन रेंज। तो
तो दोस्तों देखिए हिमालयन रेंज में भी क्या है, हॉटस्पॉट हिमालयन रेंज, इधर इंडो बर्मा रीजन और एक है सुंडालैंड में हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें पहला है हिमालयाज, और हिमालय में ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। ये 4 पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर टोटल 36 हॉटस्पॉट हैं, याद रखेंगे, देयर आर टोटल 36 हॉटस्पॉट। चलिए, तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए जहां काफी संभावनाएं हैं, साथ में भारत में एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी है। कैसे भाई? भारत में दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के मामले में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो पिछले 1.5 दशक में बायोटेक के क्षेत्र में 40% से अधिक ग्रोथ देखी गई है। हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में इस क्षेत्र के लिए व्यापक विकास की पूरी संभावना है। तो देखिए, हमको ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा कि ऐसे क्या बिंदु हैं कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट आया, भारत दुनिया का एक बायोडाइवर्स जैव विविधता वाला देश है। यहां पर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है और बायोटेक्नोलॉजी में तेजी से ग्रोथ देख रहे हैं। यहां पर निजी प्राइवेट सेक्टर्स भी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह भी तेजी से उभर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक दिशीय नहीं सोच सकते। यहां पर ये इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आईटीसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सभी क्षेत्रों को कवर करता है। बायोटेक्नोलॉजी विल कवर ईच एंड एवरी, है ना, ईच एंड एवरी एरियाज। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एक तो। और आईटी एंड नॉन इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी में देखिए, भारत में एक और चीज भी है कि देयर इज डिजिटल डिवाइड और जॉबलेस ग्रोथ की समस्या भी है। तो हमारा ये सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर है, फ्लोरिशिंग, ग्रोइंग सेक्टर है। तो हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार, नौकरियों की भी पूरी संभावना यहां पर प्राप्त की जा सके। तो देखिए, यहां पर दोनों ही बेनिफिट है। एक तो भारत इस क्षेत्र में लीडर बन सकता है, दूसरा जॉब के लिए भी हमारे लिए प्लस है। तो एक विन विन क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। अब देखिए, बात आ रही है सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरी दुनिया में जैव विविधता का जो डिपार्टमेंट है, जैव विविधता विज्ञान और तकनीक विज्ञान में, संसार में भारत ने 1986 में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की, जब तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने महसूस किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। और ये दुनिया के सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के विभागों में से एक है। 1986 में ही स्थापित कर दिया गया था। देखिए, मैं हमेशा से एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, जिस चीज की शुरुआत जितनी जल्दी हो जाएगी उसमें हमें ग्रोथ उतना ज्यादा तेजी से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आप 8th क्लास में हैं, मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो रहे हैं। ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट आप में से फर्स्ट ईयर में, और कोई एक स्टूडेंट फाइनल ईयर में, और एक जो है 28 साल का व्यक्ति है। अब एक बात बताइए, है ना, अब एक बात बताइए दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जो शुरुआत करे और सबसे पहले सफल हो जाए। तो यहां पर दोस्तों आपको पता होगा, जिस बच्चे को यह पता है 8th क्लास में ही कि मुझे आईएएस क्लियर करना है, वो यहीं से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। जो 10th में स्टूडेंट है, यहीं से उस लेवल का थॉट प्रोसेस ले आए।
ट्वेल्थ वाला स्टूडेंट अभी से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दे। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से यदि आप एक सीरियस प्रिपरेशन में चले जाएं तो वाकई में आप लोग बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। सो गुड मॉर्निंग गायत्री रानी बेटा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो देखिए यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्लियर हो गया है, भारत उन देशों में था जिन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की नींव रख दी थी। और इसीलिए दोस्तों आप लोग भी जितना जल्दी और जितना पावरफुल तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग उतनी जल्दी सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब जिसने 28 साल की उम्र में स्टार्ट किया है तो या तो विल पावर बहुत ताकतवर हो तभी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सफलता तो मिलेगी, दिस ऑल विल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। चलिए, तो विकास संबंधी कई सामान्य आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुद्दों पर देखिए ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का काम करेगा। यदि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत तेजी से ग्रो करे और हमारे जो जन सामान्य लोग हैं उन तक बायोटेक्नोलॉजी की पहुंच पहुंचे, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है, जीवन प्रत्याशा दर, यदि देखिए एक आम आदमी अपनी जिंदगी में, एक जन सामान्य आम आदमी की बात करूं तो हेल्थ के लिए कई बार ऑपरेशंस होते हैं, कई बार केसेस होते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में एक मतलब ऑन एन एवरेज निकालूं तो एक व्यक्ति 4 से 10 लाख रुपए का खर्चा करता है अपनी हेल्थ पर। और यदि ये हेल्थ भारत में बायोटेक्नोलॉजी के रूप में एक सस्ते दर पर प्रदान हो तो भारत का एक बड़ा सेविंग, हमें हेल्थ एंड हॉस्पिटल में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और यदि ऐसा सब कुछ होता है तो हमारी सेविंग्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होगी, मतलब पूंजीगत निवेश। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं जिस देश में कुपोषण है, जिसमें भारत लीडिंग देश है, वो देश में किस प्रकार से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। भारत सरकार ने, आपको याद आ रहा होगा, अभी पोषण मिशन, आपको याद आ रहा होगा, कल ही मैंने पढ़ाया था, कल ही करंट न्यूज एनालिसिस रात के 10 बजे वाली क्लास में बताई थी कि पोषण 2.0 और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पैकेज भारत अगले आने वाले 5 वर्षों के लिए 64,000 करोड़ रुपए अलोकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में कुपोषित लोग हैं, भारत के अंदर ट्राइबल्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको आकांक्षित डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको बहुत तेजी से पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, विशेषकर ट्राइबल्स एरियाज में, तो वहां पर यदि हम लोग जैव विविधता का प्रयोग करके हम लोग पहले से ही पता कर लें कि किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की टाइप्स ऑफ डिजीज होती हैं, इन सभी का डेटाबेस हमारे पास हो, जैसा कि भारत के पास जैव विविधता तो वैसे ही परसेंटेज में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है इंडिया के लिए एक फ्लरिशिंग होगा और देश के लिए एक समाहित विकास में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में मदद करेगा। बिल्कुल क्लियर है। सो गुड मॉर्निंग हर्षिता भारतवंशी बेटा, गुड मॉर्निंग। सो इस निर्णय में भारत को इस क्षेत्र में पहला देश बना दिया है, पहला देश है जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विधा पर बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बना दिया। ऐसा भारत एकमात्र देश है, दुनिया का पहला देश था। और देखिए 1982 में तो केंद्रीय मंत्री परिषद के तात्कालिक वैज्ञानिक सलाहकार समिति, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों पर हमने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की भी स्थापना कर दी थी। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पता चल गया कब बना, 1986 में। मैंने आपको अभी 64,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेशन हुआ है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य और पोषण 2.0 के ऊपर, है ना, और वो अगले 5 सालों के लिए। वैज्ञानिक समुदाय से गहन विचार विमर्श के बाद सरकार ने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, और आप तो हमेशा ये बात न्यूज़पेपर में रहती ही है, बायोटेक्नोलॉजी हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है, तो नए उभरते हुए क्षेत्रों में भारतीय क्षमताओं को सशक्त बनाना और उसके अनुसार कार्यक्रम को निर्धारित करना। तो सबसे पहले हमें
ग्राउंड लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी होगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या है इसे ज्योग्राफिकली भी देख लेते हैं, पॉलिटिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस की बात कही गई है, इक्वालिटी की बात कही गई है, लिबर्टी, और ये तीनों हमने कहां से लिए दोस्तों? फ्रांस की जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने वहां से लिया है। सभी लोगों को समान अधिकार हो, और इस दिशा के लिए बायोटेक्नोलॉजी ही वो सेक्टर है, वो एक नींव है जो हमारे सभी लोगों को, जनमानस को एक कॉमन क्या कर सकती है? हेल्थ सुविधा प्रदान कर सकती है, जिसमें एक डीपीएसपी मतलब जो हमारे राज्य को नीति निदेशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी ये बात आती है कि सभी को समतामूलक संसाधन, ऑल द पर्सन एंड पीपल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया शुड गेट इक्वली रिसोर्सेज, और उसके लिए इक्विटेबिलिटी के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? अनुच्छेद 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 46, आर्टिकल 21, ये हमारा किस में दिया हुआ है? मौलिक अधिकारों में। आर्टिकल 53, ये सभी उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी एक आधार बेस का काम करेगा। सो यहां पर प्रियम्बल्स में भी ये दिया, देखिए भले ही आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको आप पॉलिटी से जोड़िए, तभी आपका आंसर परफेक्शन के साथ आएगा। तो गोल में क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी मिलेगी। और आपको ये बात पता होगी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में जो बहुत सारे देश के साथ में, मेनली अमेरिका के साथ में शुरू किया गया था, तो यहां पर एथिकल, लीगल और सोशल इंप्लीकेशन प्रोग्राम इसे बनाया गया ताकि विश्व के जितने भी लोग हैं उनके जीनोम स्ट्रक्चर, उनके डीएनए का सीक्वेंसिंग का एक प्रॉपर तरीके से पता किया जा सके। और इसके लिए 1990 में विश्व लेवल पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और इसे 2003 में जब व्यापक परिणाम सामने आ गए, उसके बाद इसे रोक दिया गया। आपको मैं बता दूं, आने वाली जो क्लासेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी 1 चल रहा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, उनमें मैं आपको डिटेल्ड में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बताऊंगा, और उसके बाद में जो इंडिजन भारत में जो जेनेटिक्स हैं उन पर भी इसी प्रकार की रिसर्च हो रही है। भारत ने भी अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकालने की ठान ली है। तो देख लीजिए, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब से कब तक हुआ था? 1990 से 2003 के बीच में। और ह्यूमन जीनोम अंडरलाइंस द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली, कि सभी को मौलिक एकता मिले, सभी लोगों का जो जीनोम स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज, कौन कौन से आनुवांशिक रोगों की संभावना हो सकती है, एज वेल एज रिकॉग्निशन और पहचानना देयर इनहेरेंट डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी। देखिए आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी, और ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, मतलब मानव विज्ञान का, और वहां पर आपने सुना होगा हम लोग ऑस्ट्रियोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलस, और वर्तमान में हम लोग होमो सेपियंस हैं। तो ये सभी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनसे हमें समझने में मदद मिलेगी कि उस समय पर कौन कौन से रोग हुआ करते थे, और हमारे शरीर में किस प्रकार से ये जो इम्यूनिटी आई है, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जनरेट होती है। तो एक ओवरऑल हमारे को एक पर्सपेक्टिव पता चल पाया, जो 14 वर्ष 1990 से 2003 के बीच में, ये 14 वर्ष तक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट। तो हम लोग उसके लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की जैव
तकनीक होती है। और आपको दिख रहा होगा कि एक देखिए यहां पर यदि आपको ये सब पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको रिसेंटली एक क्वेश्चन भी कराया था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए के अलावा और किस में होते हैं, पादप जो होते हैं, प्लांट जगत पादप, पादप के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। जो क्लोरोफिल है उसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न हमेशा एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए कहां कहां पाया जाता है। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन थ्रेड स्ट्रक्चर धागों की संरचना में होते हैं। और ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का मतलब अलग अलग रंग, और डीएनए का जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। 1953 में वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल चित्र, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, डबल हेलिकल चित्र के बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन, वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन को 1961 में दोस्तों उन्होंने डीएनए का एक्स रेज डायग्राम को ज्ञात किया और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वॉटसन, क्रिक और विल्किंसन। और आपको पता होगा डीएनए के अंदर जो एटीजीसी, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन, उनके पूरे सीक्वेंसिंग रहते हैं, सेगमेंट रहते हैं, और उन्हीं का सीक्वेंस के आधार पर हम दो अलग अलग जीवों को अलग करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, एक बहुत शानदार बात हमने पढ़ी थी। आपको पता है मेरे और आपके जीनोम में कितना अंतर है? 0.001, बहुत ही कम परसेंटेज का अंतर होता है मानव के अंदर। आपको यह बात पता होनी चाहिए, हाथी, एलिफेंट और ह्यूमन, इनका यदि जीनोम, जीनोम का मतलब ये जो जीन की पूरी सीक्वेंसिंग स्ट्रक्चर है, हाथी और मानव में, ह्यूमन में और मानव में और हाथी में 98% जीनोम सिमिलर है। तो इसका मतलब देख लीजिए, चूंकि हम लोग सभी मैमल हैं, मैमल में जीनोम में इतना अंतर नहीं होता। और देखिए बहुत स्लाइट, एक छोटा सा अंतर जो है ना, वो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है, ठीक है। और इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन, जैविक उत्परिवर्तन देखते हैं, दो जीवों में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो वो एक तो डॉग बन जाता है, एक हाइनाज, हाइना मतलब लकड़बग्गा बन जाता है, एक फॉक्स लोमड़ी बन जाता है, और एक बन जाता है जो सियार होता है, गीदड़। तो इस तरह के जो अलग अलग है ना, भेड़िया, तो बहुत ही कम डिफरेंस पाया जाता है हम में और आप में, ठीक है। तो जीनोम स्ट्रक्चर और ये जो छोटा सा अंतर है, इसी के आधार पर हम लोग फॉरेंसिक जांच करते हैं और पता करते हैं कि किसके डीएनए है ना। कई बार आपने देखा होगा कि क्या यह संतान किस माता पिता की है, इसको पता करने के लिए हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैब है जिसका नाम है सीसीएमबी लैब। सीसीएमबी लैब कहां पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में। हैदराबाद में लोकेटेड है सीसीएमबी लैब, सेंटर फॉर सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। ये लाल सिंह जी ने बनाई थी। लाल सिंह भारत के जो बायोटेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं, लाल सिंह, याद रखना, लाल सिंह, ठीक है। अभी पिछले 2 वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई है ना। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें जब कुछ पढ़ना है तो हमें सबसे पहले कोशिका, सेल्यूलर स्ट्रक्चर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर जैव विविधता को हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, इन 4 में डिवाइड करते हैं।
और स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर हम लोग जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और नॉन जेनेटिकल, जेनेटिकल का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली। यस, सो गुड मॉर्निंग सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल कौरिराज, गुड मॉर्निंग, सभी को स्वागत है यार। चलो, तो यहां पर तो मैंने आपको मेनली 4 प्रकार बताए हैं, 4 टाइप्स, लेकिन आपको मिलान करने के लिए आ सकता है। कई बार आप स्टेट पीसीएस देते हैं, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, रेड रिवॉल्यूशन क्या होता है, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, है ना, ये सभी पूछा जाता है, गोल्डन क्रांति, सिल्वर क्रांति, और वहां पर हम लोग अलग अलग प्रकार के उत्पादों के, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके लिए प्रश्न है, उसमें क्या प्रश्न आ रहा है भाई, रेड, और यहां पर ये संपूर्ण चीजें रिवॉल्यूशन के लिए नहीं है, दीज आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना, तो ये आपको कभी भी मिलान के लिए आ सकता है। तो जब भी रेड बायोटेक्नोलॉजी आए तो वो हमेशा मेडिसिन और मानव के स्वास्थ्य के लिए होती है। तो याद रखना, मेडिसिन में जो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जो दवाइयां बन रही हैं वो भी तो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखकर, हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म, उपापचय दर को देखकर बनाई जाती है, कितने रेशियो में हो। तो यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। दूसरा आ रहा है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, सूक्ष्म जीवों की मदद से हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। हम लोगों को जब भी बीमारी होती है एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जब भी हमारे शरीर में जीवाणु का संक्रमण होता है एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, यस और नो, है ना। और इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और एग्जांपल दिया था ऑयल जैपर का, ऑयल जैपर, जिसे डॉक्टर बनवारी लाल ने बनाया था टेरी इंस्टीट्यूट में। ऑयल जैपर जो क्या करता है, समुद्र की एक ऊपर की लेयर में यदि ऑयल स्पिल हो गया है, समुद्र में तेल फैल गया, तो उसको खत्म करने का काम करता है। तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, दिस प्रोसेस इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। मरीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो देखिए ग्रीन में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, वैसे भी ग्रीन आपको याद रहेगा। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हो। तो येलो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैसे येलो रिवॉल्यूशन आए तो आपको सरसों इत्यादि बताना। येलो में फूड और न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो वहां पर हम लोग एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्रे। येलो में फूड, ब्लू तो आपको याद रहेगा, ग्रीन याद रहेगा, सफेद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, आपको ये सब याद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये दवाइयों और मेडिसिन के लिए। तो कमेंट बॉक्स में रिपोस्ट कर देंगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। इसके बाद में गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, मतलब जो फॉरेंसिक वगैरह की मदद से कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आपको एक और बात बताता हूं, देखिए जितने भी एमआरआईज हैं, एमआरआईज, सीटी स्कैन है ना, आपने कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईईजी का आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोनग्राफी, ये मस्तिष्क के अध्ययन के लिए होता है। ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के अध्ययन के लिए होता है। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं इनमें हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, पल्स इत्यादि को बताने के लिए। तो ये सभी बायो इंफॉर्मेटिक्स, ये गोल्ड में। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ डेजर्ट एंड ड्राई रीजन, जो रेगिस्तान वाली जगह हैं उनके लिए ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। वॉयलेट में क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ह्यूमन
क्या ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करना शरीर के लिए सेहतमंद है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, यदि आपने पहले क्लास ली हो तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं सुपर बग। व्हाट इज सुपर बग? सुपर बग क्या होता है? सुपर बग के कारण अभी एक यूरोप में महिला की मृत्यु हुई। तो सुपर बग को समझना जरूरी है। देखिए, पहले तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी याद रखिए, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव की मदद से हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं उस पर रेड सिंबल वगैरह बनकर आ रहा सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में, और क्या सुनते हैं आप लोग कि टीबी में एक्सडीआर भी होता है और एमडीआर भी होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी होता है, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट भी होता है। तो जब ये टीबी में ऐसा होता है, एक्सडीआर और एमडीआर, ये क्या है? जो विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो आज की तारीख में मानव द्वारा जितने भी एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं उनके प्रति संवेदनशील नहीं रहा और उसने रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता बना ली। तो अब आज की तारीख में वो काम नहीं करते हैं, और इसीलिए देखिए हमारे पास लगभग 27 से 30 अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं। जैसे पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत सारी माइसिन जो होती हैं वो दवाइयां। तो इस महिला को दुनिया के सभी एंटीबायोटिक्स दे दिए गए, लेकिन इसके शरीर में जो जीवाणु थे वो इतनी ज्यादा प्रतिरोधकता बनाकर बैठे थे कि सभी एंटीबायोटिक्स इस महिला को देने के बाद भी इस महिला को नहीं बचाया जा सका। इसलिए भारत सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सभी ने कह दिया है कि जितना हो सके, जब बहुत आवश्यक है, अर्जेंसी है, तभी एंटीबायोटिक्स का यूज करें, अदरवाइज ना करें। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सो वायलेट जो है ये लॉ, एथिक्स एंड फिलोसॉफी के लिए है ना, ठीक है। और डार्क जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायो टेररिज्म, बायोलॉजिकल वार। आपको याद आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, आप में से कितनों को याद है भाई ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, क्या इसमें भारत शामिल है? बिल्कुल, वर्तमान में भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो पूरी दुनिया में जैविक हथियार, जैसे एंथ्रेक्स, जैसे बॉट्युलिज्म, जैसे हम लोग बात करते हैं छोटी माता, स्मॉल पॉक्स है ना, छोटी माता को इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं और बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। बड़ी माता तो भारत में पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो चिकन पॉक्स इत्यादि के ये क्या करते हैं, जीवाणु, विषाणु इत्यादि को फैला देते हैं और एक बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। तो एक समय पर तो ये भी उम्मीद जताई गई थी कि चाइना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, चूंकि अमेरिका ने ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है चाइना के खिलाफ, तो चाइना ने जानबूझकर अपनी उनकी जो वायरोलॉजी लैब है उससे डेलिब्रेटली, जानबूझकर ये वायरस छोड़ा है ताकि दुनिया के अंदर अमेरिका में मंदी आ जाए। और वाकई में देखो अमेरिका में मंदी तो है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए इस पूरी समस्या से। लेकिन अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। मैं ये जो बात कह रहा हूं, ऐसा कई न्यूज़पेपर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्रकारी रणनीति चीन के द्वारा, तो चीन की इमेज को खराब करने की भी कोशिश, तो दोनों ही पहलू है यहां पर, ठीक है। चिकन पॉक्स, यस। तो मिथिलेश सरोज बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू, येलो, ग्रे, गोल्ड, ब्राउन, वायलेट और डार्क, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
तो सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि भारत में जो बायोटेक्नोलॉजी उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशन के आधार, दूसरा है उनकी संरचना के आधार पर हम दो भागों में बायोटेक्नोलॉजी को बांटते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल पहली क्लास है और आने वाले समय में आपको रेगुलर ये क्लासेस मिलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, तो जीनोमिक्स जीनोम का अध्ययन, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन का अध्ययन, ओमिक्स सेल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर, क्लोनिंग पर अध्ययन करेंगे हम लोग, जीन थेरेपी पर, बायो रेमेडिएशन और जो आर्टिफिशियल लाइफ है मतलब कृत्रिम जीवन, हम लोग आने वाले समय में आर्टिफिशियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि हम लोग यदि मर भी जाएंगे तो उसके बाद पुनः जीवित करने की टेक्नोलॉजी भी आई। तो ये सभी चीजें हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे दोस्तों। और यहां पर नॉन जेनेटिक में क्या है, नॉन जेनेटिकल में या तो जेनेटिक्स का प्रयोग हो रहा है क्योंकि डीएनए आरएनए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन बायो सिग्नेचर, बायो सेंसर, बायो इंफॉर्मेशन ये सभी हम लोग नॉन जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एकदम क्लियर है? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। तो एक ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला अनुप्रयोग के आधार पर, तो जैव बायोटेक्नोलॉजी में मेडिकल साइंस की दृष्टि से होता है। ठीक है, तो जैसे वैक्सीन को बनाना, आपको पता होगा इंटरफेरोन क्या होते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए इंटरफेरोन तैयार किए जाते हैं, वायरसेस को खत्म करने के लिए इंटरफेरोन। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, मॉलिक्यूलर MOLE आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, और जीन थेरेपी, जेनेटिकल मेडिसिन जो भी है ना, तो ये सभी रेड बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसमें मेडिसिन क्षेत्र में रिसर्च होता है। दूसरा आ रहा है दोस्तों ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने बेसिकली किस पर बात की थी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी था एग्रीकल्चर पर आधारित। तो कृषि विकास के लिए, प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो एक तो सॉइल, बीज, इरिगेशन, मतलब इरिगेशन का मतलब सिंचाई, पेस्टिसाइड, उर्वरक, तो हम लोग इस प्रकार के उर्वरक, सॉइल के अंदर क्या कमी है, क्या खामियां, उसकी पूर्ति करना, तो ये सभी तो हो गया हार्वेस्ट करने से पहले के मैनेजमेंट। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में और मार्केटिंग में, स्टोरेज करते समय हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से केमिकल का प्रयोग करें, ऑक्सीजन की कमी होने पर कई चीजें सड़ जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, तो यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो ओवरऑल प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको? यस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर आते हैं। कृषि के सभी आवश्यकताओं में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग व्यापक बदलाव ला सकते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके लिए हमें अपनी उत्पादकता को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। फिर बात आती है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो हमने एक पॉइंट आगे ही पढ़ लिया था। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या था भाई, ध्यान से देख लीजिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग और सूक्ष्म जीवों की मदद से किया जाता है। ठीक है, वो सभी यहां आएगा। तो वो क्या है, तो देखिए ड्रग्स जब भी बना रहे हैं, प्रोटियोमिक्स क्या होता है दोस्तों, एक बात याद रखिए, हमारा जो संपूर्ण शरीर है उसमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, शरीर के अंदर जो विकास हो रहा है अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन का जो अध्ययन है प्रोटियोमिक्स कहलाता है। ओमिक्स का मतलब इनका अध्ययन करना। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम लोग जो है ना, ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म जीवों की मदद से, वो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं वाटर कल्चर, एक्वा कल्चर का, पिस्सी कल्चर का, मछलियों का, एल्गी क्या होते हैं, शैवालों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, बायो रेमेडिएशन, जो मैंने ऑयल जैपर के बारे में बताया था। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना,
इंडियन मस्टर्ड, मतलब जो भारत में सरसों उगती है, जिसका बायोलॉजिकल नाम है ब्रासिका जुनसिया, इसकी मदद से यदि हम लोग मृदा के अंदर खतरनाक मेटल, जो लेड हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हाइड्रोजीनियम, पारा और कैडमियम, तो दोस्तों ये नेचुरल बायो रेमेडिएशन का काम करती है सरसों, और एक पोटेंशियल बहुत ताकतवर तरीके से इन टॉक्सिक जहरों को खत्म करती है, कंटैमिनेशन को सॉइल में से। तो ये 4 पॉइंट, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमने ब्राउन, डार्क, गोल्डन, गोल्डन का मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स को, एक एक चीज को हमने पढ़ लिया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी और नॉन जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी। यदि आप मुझे इसी प्रकार के लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो नीचे रुद्र प्रकाश गौतम प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, अभी का भी आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। अभी 4 PM पर सीसेट की क्लास आएगी दोस्तों, 7 PM पर आज करंट अफेयर्स की क्लास आएगी दोस्तों, और 10 PM पर करंट न्यूज एनालिसिस। कल की जो मेरी करंट न्यूज एनालिसिस की क्लास थी, स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद की है, आप लोग भी देखिए। करंट न्यूज एनालिसिस के लेवल को लगातार कुमार, मयंक सर और मैं साथ में बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करते ही जा रहे हैं। तो आप लोग डेली 10 PM पर जरूर जुड़िए। और बायोटेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका एक आधारभूत बायोटेक्नोलॉजी पूरा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी तो ये सभी बातें देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। पूरी एक एक बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ट्विंस वगैरह, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, IVF टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है, अडल्ट सेल टेक्नोलॉजी, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट इत्यादि, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड आफ्टरनून नाउ, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और कॉम्बैट RP सर 10 की मदद से आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। 7 फरवरी को जरूर हिस्सा लीजिए और अच्छी रैंक प्राप्त कीजिए। 60 मिनट होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं, और यूज माय रेफरल कोड RP सर 10 और आप लोग रैंक होल्डर बने और आपको इंडिया में रियल टाइम रैंकिंग पता चल सके। आइकॉनिक की फीस हाइक हो गई है या होने वाली है। आपको यदि आप देखिए एक जेन्युइन सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपको पेमेंट की कुछ दिक्कत है, आप लोग मुझे बताइए, सो दैट मैं आपको बेस्ट वे और मैं मेरी तरफ से क्या मदद कर सकता हूं अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको अपनी तरफ से मदद कर सकता हूं। तो यस, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और नीचे लिंक दिया गया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, आप मुझे फॉलो करके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कॉम्बो बैचेस भी मिल रहे हैं दोस्तों, कॉम्बो बैचेस भी हैं, आप इनमें भी। सो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करेंगे RP सर 10 रेफरल कोड तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मेंटरशिप, गाइडेंस एटसेट्रा। तो आप जरूर इसमें एनरोल कर लीजिए। RP सर 10 इज माय रेफरल कोड, सो ऑलवेज रिमेंबर फॉर द बेस्ट। एंड आपको हमेशा जब भी कोई डाउट हो, यू कैन पर्सनली आस्क मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट, एनी डाउट एंड डिलेमा आस्क मी। सो आज है 2 जनवरी और आज के लिए यहीं पर। अब मेरी एक सीसेट की क्लास अनअकैडमी UPSC इंग्लिश वाले चैनल पर आएगी। यदि आप चाहते हैं मैथ्स पढ़ना, वहां पर आप मेरी क्लास देख सकते हैं। 4 PM पर मेरी क्लास आने वाली है सीसेट की, एनरोल कर लीजिए अभी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 7 PM पर एक क्लास है और रात 10 बजे करंट न्यूज एनालिसिस। सो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योर लाइफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।